हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंद्रप्रकाश सिंह। आज की अपनी इस नई वीडियो में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के विषय में कुछ सीमित जानकारियों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं, उपयोगिता ह्रास नियम का स्पष्टीकरण और उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण कौन कौन से हैं। इन सब बातों पे आज चर्चा होगी। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। बच्चों, इस लेख से पहले आइए कुछ इसकी जो प्रस्तावना है इस नियम की, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की एक विशेषता यह है कि उसकी तीव्रता जो है सीमित होती है। मानवीय आवश्यकताओं की जो एक विशेषता मुख्य है वह यह है कि वह एक सीमित दायरे में होती है। जैसे जैसे किसी उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का अधिकाधिक उपभोग होता है, किसी उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का अधिकाधिक उपभोग होता है, वैसे वैसे उस वस्तु में उपलब्ध सीमित उपयोगिता गिरती हुई चली जाती है। दैनिक जीवन में यह अनुभव करते हैं हम कि यदि किसी वस्तु की आर्थिक इकाइयाँ उपभोक्ता के पास बढ़ती होती हैं तो उस वस्तु के बाद आने वाली आर्थिक इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाती है। अर्थात पूर्ण संतुष्टि के पश्चात यदि हम किसी वस्तु का उपभोग करें तो जो उपयोगिता हमको मिल रही है वह या तो घटते क्रम में मिल रही है या तो हमें ऋणात्मक रूप में मिल रही है। ऋणात्मक रूप में मिलने का आशय, भोजन करने के पश्चात यदि आपको जबरन भोजन कराया जाए तो आपको भोजन की जो प्रत्येक इकाइयों का उपभोग आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उन प्रत्येक इकाइयों से जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है वह मार्जिनल यूटिलिटी आपको निगेटिव रूप में मिलेगी, ऋणात्मक रूप में मिलेगी। ठीक, इस नियम को जो है सर्वप्रथम 1854 में गोसेन, एक विशिष्ट अर्थशास्त्री थे गोसेन, उनके द्वारा बनाया गया था। इस नियम को मार्शल ने नाम दिया तथा जेवेंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा। गोसेन के अनुसार जब हम किसी वस्तु विशेष का निर्विघ्न रूप से उपयोग करते हैं, बिना रुकावट के उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमें घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है, घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। आइए यहाँ देखते हैं प्रोफेसर मार्शल ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को किस ढंग से परिभाषित किया है। किसी मनुष्य के पास जब किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, तो अन्य बातें समान रहने पर सीमांत उपयोगिता वस्तु की स्टॉक मात्रा में प्रत्येक इकाई वृद्धि के साथ घटती जाती है। यानी कि ज्यों-ज्यों हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, उसकी अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग उपभोग में करते हैं, त्यों-त्यों उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में हमको प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में हम उपर्युक्त कथन को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता जाता है तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता उपभोग के बढ़ते हुए क्रम के साथ घटती हुई प्राप्त होती है। ठीक है, समझने का प्रयत्न करिए आप। सीधा सीधा है कि आप ज्यों-ज्यों किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाएंगे, त्यों-त्यों उस वस्तु के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमें घटते हुए क्रम में प्राप्त होगी। अभी इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, उनको हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। अभी हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के विषय में कुछ जानकारी हासिल की। यह नियम उपभोग की अतिरिक्त इकाइयों के दोहन के पश्चात हमें
जो सीमांत उपयोगिता मिलती है वह घटते हुए क्रम में मिलती है, ऐसी जानकारी दे रहा। ठीक है, अब इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं। उन अपवादों पर आइए चर्चा कर लेते हैं कि यह नियम किन किन स्थानों पर या किन किन विषयों पर लागू नहीं होता। तो सबसे पहले यह नियम व्यसन करने वाले लोगों पर लागू नहीं होता, जैसे कि शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए जो अतिरिक्त प्याले में शराब दी जाती है वह प्रत्येक अतिरिक्त प्याला जो है उस व्यक्ति को अधिक सीमांत उपयोगिता देने वाला होता है। इसी कारण से जब तक व्यसन या शराबियों के जेहन में होश रहता है, वो अपने होश हवास में रहते हैं, तब तक वो शराब पीते ही जाते हैं। दूसरी बात है, छोटी इकाइयों के संदर्भ में यह नियम लागू नहीं होता। जैसे आपको प्यास लगी हो और अगले व्यक्ति के द्वारा आपको 1 चम्मच पानी दिया जाए तो वह 1 चम्मच पानी आपके लिए निरर्थक होगा। या ईंधन के लिए आपको चाय बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है और आपको छटाक भर कोयला दिया जाए, बहुत छोटा सा टुकड़ा कोयला दे दिया जाए, कहा जाए कि आप इसी चाय बना लीजिए, तो उस छटाक भर कोयले या 1 चम्मच पानी की जो मात्रा है वह आपके लिए निरर्थक होगी। तीसरा जो पॉइंट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद के विषय में, वह है प्रदर्शन प्रियता या लोकप्रियता ज्यों-ज्यों आपकी बढ़ती जाएगी या किसी वस्तु की बढ़ती जाएगी, यह नियम वहाँ पे लागू नहीं होगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ती है तो आप अपनी लोकप्रियता को बचाने के लिए कुछ बुराइयों को भी आप सहन करेंगे या हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छी कविता या संगीत के विषय में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अच्छी कविता और संगीत आपको बार बार सुनने को आपका जी करता है, और जब जब आप सुनते हैं अच्छी कविता या संगीत को या अच्छी फिल्म को जब जब देखते हैं तो उस फिल्म से जो मिलने वाली उपयोगिता है वह कहीं ना कहीं बढ़ते हुए क्रम में ही आपको प्राप्त होती है। अगली जो बात है इस नियम के अपवाद के विषय में, वह है विचित्र, दुर्लभ और अप्राप्य वस्तुओं के संदर्भ में यह नियम काम नहीं करता, क्योंकि विचित्र और दुर्लभ तथा अपर्याप्त वस्तुओं को, अप्राप्य जिन्हें आप पा ना सकें, ऐसी वस्तुओं को पाने या देखने पर आप हमेशा जो है पहले से अधिक या 2 गुना लालायित रहते हैं। ठीक है, अगली बात है कंजूस व्यक्ति के पास धन, यानी कि धन का उपभोग या धन की मात्रा ज्यों-ज्यों कंजूस व्यक्ति के पास बढ़ती जाती है वह इसे और सृजित करने को या और संग्रह करने को लालायित रहता है। ये सब थे अपवाद। ठीक है, अपवाद थे उपयोगिता ह्रास नियम के, यहाँ यह नियम कार्य नहीं करता। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के घटने के जो कारण हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ से रीजन फॉर डिक्रीज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता के घटने के कारण। सीमांत उपयोगिता के घटने के जो मुख्य कारण हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला है मनुष्य द्वारा उपभोग करने की क्षमता सीमित है, अतिरिक्त उपभोग नहीं कर सकता या आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का दोहन वह नहीं कर सकता। इस कारण से जब उसकी आवश्यकताएं किसी वस्तु से पूरी हो जाती हैं तो उसके पश्चात अगर वह उस वस्तु का उपभोग या यूज कर रहा है तो उस वस्तु से जो उपयोगिता मिल रही है या तो घटते क्रम में मिलेगी या तो शून्य मिलेगी या तो ऋणात्मक मिलेगी। अगला जो पॉइंट है वह है मनुष्य किसी वस्तु की अनंत मात्रा का उपभोग नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता। अभी हमने शुरुआत में ही कहा था कि मानवीय आवश्यकताएं एक नियत परिधि में सिमट के बंधी पड़ी रहती हैं, यानी कि आप चाहकर भी किसी वस्तु की अनंत मात्राओं का उपभोग नहीं कर सकते। यदि आपकी भूख 4 रोटी की है तो 8 रोटी का सेवन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। अगला जो पॉइंट है वह है उपभोग की प्रत्येक इकाई के पश्चात मिलने वाली संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन इसी कारण घटते हुए क्रम में प्राप्त होती हैं। अभी जो ये कथन था, दूसरा कथन था उपयोगिता घटने के संदर्भ में
उसी कथन पे लेकर हमने इस तीसरे कथन के विषय में चर्चा की है कि कहा है उपभोग की प्रत्येक इकाई के पश्चात मिलने वाली संतुष्टि उपयुक्त वाक्य के द्वारा ही घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। यानी कि आपका पेट किसी रोटी के सेवन से जैसे जैसे भरता जाता है वैसे वैसे ही आपको रोटी आकार में टेढ़ी मेढ़ी, जली हुई या कम पकी हुई, या दाल में नमक कम है, ज़्यादा है, या भोजन में स्वाद सही नहीं है, ऐसी बातें आपके मुंह से निकलेंगी। ठीक है, जैसे जैसे आपका पेट भरता जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो उपयोगिता हास नियम की क्रियाशीलता को जारी रखती हैं। जैसे वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। जो सब्स्टिट्यूट की बात होती है वह किसी भी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु किसी भी वस्तु का स्थान नहीं ले सकती। किसी भी वस्तु का स्थान उसकी स्थानापन्न वस्तु के द्वारा पूर्णतः घेरा नहीं जा सकता। वस्तुएं केवल निकट की समीपवर्ती हो सकती हैं, स्थानापन्न हो सकती हैं, लेकिन उपभोक्ता यदि कोई व्यवस्था ना हो उपभोक्ता के समझ तो वो गुड़ के उपभोग के बजाय चीनी का उपभोग करना पसंद नहीं कर सकता, या चीनी के उपभोग के बजाय गुड़ का उपभोग करना पसंद नहीं कर सकता, या देसी घी के यूज के बजाय रिफाइंड ऑयल में वो भोजन नहीं खा सकता, या रेमंड के बजाय टांडा टेरी काट के कपड़ों को नहीं पहन सकता। ठीक है, ये सभी उदाहरण अभी जो मेरे द्वारा दिए गए वो स्थानापन्न के थे, स्थानापन्न वस्तुओं के थे, लेकिन ये व्यवस्था के चलते ही इनको उपभोक्ता अपनाते हैं। यदि चीनी की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता गुड़ खरीदते हैं, यदि सियाराम के कपड़ों की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता टांडा टेरी काट के कपड़े पहनते हैं। इसी तरह से देसी घी की कीमत बढ़ने पर ही उपभोक्ता रिफाइंड ऑयल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये सब अभी जो कारण हमने बताए वो कारण थे सीमांत उपयोगिता के घटने के कारण। अब आइए सीमांत उपयोगिता हास नियम की जो मान्यताएं हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। सीमांत उपयोगिता हास नियम की मान्यताएं, वैलिडेशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी लॉस रूल्स। यहाँ से कुछ प्रमुख मान्यताएं जो निम्नलिखित हैं वो पहली है वस्तु की सभी इकाइयाँ समान हैं। वस्तु की इस नियम की जो मान्यताएं हैं उसमें वस्तु की सभी इकाइयों को समान रहना है, यानी कि वस्तु के गुण और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने पहली रोटी जिस आकार की खाई है उसी आकार की दूसरी रोटी होनी चाहिए। पहली रोटी में यदि घी लगा हुआ नहीं है तो दूसरी रोटी में भी घी नहीं लगना चाहिए। यदि घी लग गया है तो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण असंभव है। दूसरा पॉइंट जो है उपभोग की प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता के इंटरेस्ट, हैबिट, फैशन, नेचर, इनकम आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने कहा कि उपभोग की प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, स्वभाव तथा आय में कोई वृद्धि या कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आय बढ़ गई तो वो इन्फीरियर से सुपीरियर गुड्स की तरफ भागेगा। फैशन में परिवर्तन हो गया तो वो किसी और चीज़ को अपनाएगा। नेचर बदल गया तो वो किसी और वस्तु का सेवन करेगा, या इंटरेस्ट किसी वस्तु से कम हो गया तो आप कैसे उपभोग की उस प्रवृत्ति को दोहरा पाएंगे। रुचि में परिवर्तन के पश्चात यदि आप सेब को पसंद करते थे और आपकी रुचि बदल गई, सेब के विपरीत चली गई, तो आप सेब के बजाय अमरूद का सेवन करना पसंद करने लग गए। तो इस नियम को जो है, इस नियम की मान्यताएं या इस नियम का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तीसरा जो पॉइंट है वह है बिना किसी समय अंतराल के उपभोग निरंतर होना चाहिए। उपभोग निरंतर होना चाहिए बिना किसी समय अंतराल के, तभी जो है इस नियम की मान्यताएं या इस नियम के जो भी सिद्धांत हैं वो लागू होंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु का मूल्य जो पहले था, जिस मूल्य पे आप वस्तु को खरीदने की इच्छा आपकी जागृत हुई थी, वही मूल्य जब आप रुपए लेकर दुकानदार के पास जाएं तभी वही मूल्य होना चाहिए। नहीं तो मूल्य यदि बढ़ गया है तो आपकी जो इच्छा जागृत हुई थी खरीदने की वह विलुप्त हो जाएगी, मर जाएगी, और आप उस वस्तु का दोहन करना पसंद नहीं करेंगे। पांचवा जो पॉइंट है
वर्तमान समय में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहनी चाहिए, यानी कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता या सीमांत वैल्यू है, जो क्रय शक्ति है, वह घटनी नहीं चाहिए। घट गई तब भी आप चाहकर किसी वस्तु का जो उपभोग करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, या किसी वस्तु के लिए आपके मन में जो मांग आई है, आपकी मुद्रा यदि उस वस्तु की मांग को खरीदने में या पूरी करने में तत्पर ना हो, सीमांत उपयोगिता घट जाने के कारण मुद्रा की, तो आपके लिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या सिद्धांत काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगला जो पॉइंट है वह है उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो मानसिक स्थिति किसी वस्तु के लिए जो माइंड फ्रेम उसका सेटअप हुआ है वह बदलना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है उपयोगिता की संख्यात्मक माप संभव होनी चाहिए। संख्यात्मक माप का जो विश्लेषण है उपयोगिता का, वह मार्शल के द्वारा दिया गया है, और अगर संख्यात्मक माप संभव है किसी वस्तु की उपयोगिता का, तभी यह नियम काम कर पाएगा। 8वां पॉइंट जो है, वस्तु का उपभोग उपयुक्त इकाइयों में होना चाहिए। उपयुक्त इकाइयों से आशय यह है कि पीने की बात अगर हो, पानी पीने की बात हो, तो वो ग्लास की हो, किसी अच्छे पात्र की हो जिसमें पानी से आपको संतुष्टि मिल सके, चम्मच की ना हो। ईंधन की बात हो तो कोयले की प्रचुर मात्रा से हो, ना कि एक टुकड़े कोयले से हो। या इसी तरह भोजन की बात हो तो जो औसतन थाली है उस थाली भर भोजन की बात हो, ना कि आपको ज़्यादा मात्रा में भोजन दिया जाए जिससे आपको नुकसान हो जाए या आप खा न सकें, या आप उस भोजन को खाने की कल्पना कर सकें। उपयुक्त इकाइयों में वस्तु के उपभोग की जो चर्चा हो वह उपयुक्त इकाइयों में होनी चाहिए, कहने का मतलब यही है। आइए आगे चलते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिप्रिसिएशन रूल। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो विश्लेषण है वो इस प्रकार किया गया है। सारणी में एक उपभोक्ता द्वारा एक समय में सेब के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण यहाँ पे है। यहाँ पे इसको आइए देखते हैं। देखिए, हमने एक टेबल बनाया है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस टेबल। इसमें हमने एप्पल कंजम्पशन दिया है, सेब की इकाइयों को दर्शाया है, सेब की इकाइयों से जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है उसको दर्शाया है इस कॉलम में, और जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो दर्शाया है। मान लीजिए पहली इकाई से हमें टोटल यूटिलिटी 10 मिल रही है, 10 यूटिल्स मिल रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिल रही है। दूसरी इकाई का जब हम उपभोग करते हैं तो टोटल हमको 20 यूटिल्स मिलता है, और मार्जिनल यूटिल्स हमको 10 प्राप्त होते हैं। इसी तरह से तीसरी पे 26, चौथी पे 30, पाँचवीं पे 30 और छठी पे हमको 25 मिलते हैं। इसी तरह तीसरी पे यहाँ 6 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, चौथी इकाई पे 4 मिल रहा है, पाँचवीं इकाई पे हमको 0 मिल रहा है, और छठी इकाई पे 5 मिल रहा है। इसे और अच्छी तरह से हम समझने के लिए आइए चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बाय ग्राफ के द्वारा मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस करते हैं। यहाँ से ठीक, इस ग्राफ में अभी हम बताएंगे आपको मार्जिनल यूटिलिटी ह्रास कैसे हो रहा है, सीमांत उपयोगिता का ह्रास कैसे हो रहा है। ओ वाई एक्सिस पे हमने यूटिलिटी को लिया है, और वो एक्स एक्सिस पे हमने सेब की इकाइयों को लिया है। ओ वाई एक्सिस पे यूटिलिटी और वो एक्स एक्सिस पे यूटिल्स ऑफ एप्पल, सेब की इकाइयों को दर्शाया गया है। उपभोक्ता जब सेब की पहली इकाई का दोहन कर रहा है, तो उसे टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है, यूटिल्स मिल रही है, दोनों 10 मिल रही है। यहाँ टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी जो प्राप्त हो रही है उपभोक्ता को 10 मिल रही है। दूसरी इकाई के उपभोग के दौरान उपभोक्ता को 20 यूटिल्स टोटल यूटिलिटी मिल रही है, और 10 यूटिल्स मार्जिनल मिल रही है। तीसरी इकाई के उपभोग के दौरान उपभोक्ता को जो मिल रहा है, यूटिल्स मिल रही है, वो 6 इकाई मार्जिनल यूटिल्स मिल रही है, और
26 इकाई टोटल यूटिल्स मिल रही है। इसी तरह उपभोक्ता जब चौथी इकाई का उपभोग करता है तो उसे चौथी इकाई का जब उपभोग करता है उपभोक्ता तो उसे 30 टोटल यूटिल्स मिलते हैं और 4 मार्जिनल यूटिल्स मिलते हैं। पाँचवीं इकाई के उपभोग के दौरान उपभोक्ता को 30 टोटल यूटिल्स मिलते हैं और 0 मार्जिनल यूटिल्स मिलते हैं। 0 का जो स्तर है वह उपभोक्ता को इस बात की चेतावनी दे रहा है कि उपभोग की जो क्रिया है अब यहीं पर समाप्त कर देनी चाहिए। इसके पश्चात यदि हम उपभोग करते हैं तो निश्चित तौर पे अब उपभोक्ता को हानि मिलने वाली है। वहीं पे आइए अब देखते हैं जब उपभोक्ता छठी इकाई का सेवन कर रहा है, छठी इकाई का, तो जो यूटिल्स उसको मिल रहे हैं, मार्जिनल टोटल यूटिल्स जो मिल रहा है वो मिल रहा है 25 मिल रहा है, 25 के बराबर मिल रहा है, ठीक। और टोटल यूटिल्स जो मिल रहे हैं वो 25 मिल रहे हैं। मार्जिनल यूटिल्स जो मिल रहा है वो लगभग मान के चलिए 5 मान लीजिए, हमने ग्राफ में बताया 5 मान लीजिए, 5 यूटिल्स -5 यूटिल्स मिल रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही तो वो -5 प्राप्त हो रहा है। -5 का मतलब अब आपको नुकसान होना प्रारंभ हो गया है, ठीक। तो अभी हमने टेबल और ग्राफ के माध्यम से मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किया और उसमें हमने जाना कि कैसे कैसे मार्जिनल यूटिलिटी में कमी आती जाती है। अब आइए हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व के विषय में, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी लॉस के विषय में जानते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला है, यह नियम मांग के नियम की स्पष्ट व्याख्या करता है तथा यह सिद्ध करता है कि मांग वक्र दाएं की ओर क्यों गिरता है। यह नियम जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम की स्पष्ट व्याख्या करता है और साथ में यह बताता है कि मांग वक्र हमारा दाएं की ओर क्यों गिरता है। इसके पहले हमने पहले की वीडियो में मांग से जो जुड़ी वीडियो थी उसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी थी कि मांग वक्र दाएं की ओर क्यों गिरता है। दूसरा कथन जो है, इसी नियम पर उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत भी आधारित है। इसी नियम पर जो है उपभोक्ता का बचत सिद्धांत आधारित है। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत के विषय में सर्वप्रथम आर.जे. ड्यूपिट ने 1844 में कुछ बातें कही थी। बाद में आर.जे. ड्यूपिट के ही सिद्धांत को 1885 में मार्शल ने अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के माध्यम से पूरा किया था या मान्यता प्रदान की थी। 1885 में मार्शल ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके माध्यम से आर.जे. ड्यूपिट के जो कथन थे या लेख थे 1844 के, उसको मान्यता मिली थी। तीसरा जो पॉइंट है, यह नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। आधुनिक कर प्रणाली में जो बातें हैं वह यह है कि आधुनिक कर प्रणाली या जो कर लगाए जाते हैं, किसी देश की जो ऊपरी सत्ता होती है, प्राथमिक सत्ता होती है, उसके द्वारा जो कर का प्रयोजन किया जाता है वह राजस्व वृद्धि करने के उद्देश्य को लेकर किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कह दें कि कर जो है राजस्व वृद्धि का एक साधन है। और जो अभी वर्तमान समय की अपने यहाँ की व्यवस्था चल रही है वो कर के संदर्भ में वह यह है कि अधिक आय वालों पर कर अधिक और कम आय वालों पर कर कम लगाए जा रहे हैं, ठीक। चौथा पॉइंट जो है, इसी नियम पर समसीमांत उपयोगिता नियम भी आधारित है, जो कि आगे आपको बताया जाएगा। पांचवा पॉइंट है, यह नियम विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य को स्पष्ट करता है। विनिमय मूल्य से बात यह है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो कीमत चुकाई जा रही है वह विनिमय मूल्य है। प्रयोग मूल्य से आशय यह है कि किसी वस्तु के उपभोग से है। प्रयोग मूल्य का आशय किसी वस्तु के उपभोग से है, जैसे कि हवा पानी की अगर बात की जाए, जल और वायु की बात की जाए, तो उनका प्रयोग मूल्य जो है वह बहुत अधिक है। प्रयोग मूल्य क्योंकि उसके अभाव में, वायु और जल के अभाव में जीवन असंभव है,
लेकिन उनका विनिमय मूल्य शून्य है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का। प्रयोग मूल्य जो है उपभोग के पश्चात प्रयोग मूल्य की गणना होती है, और किसी वस्तु को के लेन देन के लिए जो कीमत हमें चुकानी पड़ती है वह विनिमय मूल्य होता है। अगला पॉइंट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने से उस वस्तु के मूल्य में कमी क्यों आती है। किसी वस्तु की पूर्ति में जब वृद्धि हो जाती है, किसी वस्तु की अधिकता हो जाती है, या किसी वस्तु का स्टॉक जब हमारे पास बढ़ जाता है तो उस वस्तु के मूल्य में कमी क्यों आती है, यह भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा समझा जा सकता है। अगला पॉइंट जो है, इस नियम की सहायता से मूल्य विरोधाभास की व्याख्या करना संभव हो पाया। एडम स्मिथ के विषय में आप सभी लोग जानते हैं। एडम स्मिथ ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सिरे से खारिज कर दिया था, या उपयोगिता के जो विश्लेषण है, खासकर संख्यात्मक विश्लेषण को भी इन्होंने उसकी आलोचना की थी। इन्होंने कहा था कि यदि ऐसा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम कर रहा है, तो जो हीरे की कीमत है वह बहुत अधिक है, बहुत अनमोल है, उसकी कोई कीमत, उसका कोई मोल नहीं है, या कोई मौद्रिक आकलन नहीं हो पाया अभी तक हीरे की कीमत का, कि कब घट जाए कब बढ़ जाए। आम व्यक्तियों के परे से बाहर है हीरा। और पानी की जो कीमत है, या पानी की कीमत है, वह वर्तमान समय में शून्य है, जबकि पानी हीरे से कई गुना अधिक उपयोगी है, और हीरा पानी से बहुत कम उपयोगी है। हीरे के अभाव में जीवन संभव है, जबकि पानी के अभाव में जीवन संभव नहीं है। तो इसे जो है हीरक विरोधाभास विश्लेषण भी कहते हैं। अर्थशास्त्र में यह विश्लेषण काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा। बाद में मार्शल के द्वारा इस विश्लेषण का खंडन किया गया, और मार्शल ने इस विश्लेषण को एक तर्क देते हुए कहा कि पानी जो है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, जल प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, यद्यप भले ही उसके अभाव में जीवन संभव ना हो, लेकिन फिर भी पानी की इतनी मात्रा वर्तमान समय में पृथ्वी पर, धरा पर मौजूद है कि इसकी सीमांत उपयोगिता के आकलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि पानी की पूर्ति अधिक होने के कारण इसकी जो इसका विनिमय मूल्य है या प्रयोग मूल्य है वो शून्य है। दूसरी ओर हीरे की जो मात्रा है वह बहुत नगण्य रूप से प्रकृति में है, इस कारण लोग इसको देखना या अपने पास रखना पसंद करते हैं, और इसको लेकर प्रतियोगिता करते हैं, इसे खरीदने को लेकर प्रतियोगिता करते हैं, जिसके चलते इसका मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम में बहुत ऊंचा जा पहुंचा है। ठीक, अभी हमने सीमांत उपयोगिता नियम के विषय में कुछ चर्चा की। जो भी आपको इस चैप्टर में डाउट लगे, जहाँ भी आपको डाउट लगे, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप पूछिएगा, तुरंत उसका जवाब मिलेगा। अब आज की वीडियो के पश्चात, जैसा कि हम पिछले 2 वीडियो में करते आए हैं, हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए और इनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे दीजिएगा। पहला सवाल है, वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? फिर से सुनिएगा, वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दूसरा जो सवाल है, उपयोगिता मापन की इकाई को क्या कहते हैं? फिर से सुन लीजिएगा, उपयोगिता मापन की इकाई को क्या कहते हैं? तीसरा सवाल है, रॉबर्टसन का संबंध किस देश से है? एक अर्थशास्त्री थे रॉबर्टसन, उनका संबंध किस देश से है? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपके लिए कुछ नए टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।